हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में जो है हम पढ़ रहे थे एक्सी2 एंड इन-सिटू कंजर्वेशन जो है इनके बीच में जो अंतर था वो देखा हमने, और इसके अलावा फंक्शंस ऑफ बायो रिजर्व्स देखे हमने। ठीक है, इसके बाद अपन अगर बात करें जो एक्सी2 कंजर्वेशन है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्यों हमें एक्सी2 कंजर्वेशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस देखते हैं और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें एडवांटेजेस ऑफ एक्सी2 कंजर्वेशन। सबसे पहला अपन देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्सी2 कंजर्वेशन। एक्सी2 कंजर्वेशन करने का क्या क्या फ़ायदा है वो चीज़ देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला अपना फ़ायदा जो है उसकी बात करें अपन, तो ऑर्गेनिज्म, कलर चेंज कर लेते हैं, organisms are completely protected from predation and पोचिंग। ठीक है, एक तो पहला तो फायदा क्या हो गया अपना, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनको अपन एक्सी2 कंजर्वेशन के अंदर ले रहे हैं उनको क्या करेंगे अपन, प्रोटेक्ट रख पाएंगे। उनको हम प्रोटेक्टेड रख पाएंगे। ठीक है, कैसे प्रोटेक्टेड रख पाएंगे, किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको हम। सबसे पहला अगर अपन देखें तो प्रेडेशन, यानी कि शिकारी जो शिकारी है उसके नेचुरल शिकारी जो है, जैसे कि किसी हिरण को हमें क्या करना है, सेव करना है, प्रिजर्व करना है। उसका जो नेचुरल शिकारी है जैसे शेर, ठीक है, वो है जो नेचुरल हैबिटाट में तो पाया जाएगा, उसका जहाँ पे नेचुरल हैबिटाट है वहाँ पर तो शेर पाया जाएगा। बट हम उसको अगर एक्सी2 कंजर्वेशन करें, उसका नेचुरल हैबिटाट आर्टिफिशियली क्रिएट करके उसको हम वहाँ पे रखें, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी शेर आएगा, वहाँ पर शेर नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रेडेशन से वो बच गया, शिकार से वो बच गया है। ठीक है, शिकार से बच गया। इसके अलावा पोचिंग जो है वो बोलते हैं अपन अवैध शिकार को, अवैध शिकार जो किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे जंगल में जो अवैध शिकार किए जाते हैं, जैसे जो गेंडा है, ठीक है, एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके सींग के लिए उसका शिकार किया जाता है। ठीक है, हाथियों के जो दांत होते हैं उनके लिए उनका शिकार किया जाता है। ऐसे जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही महंगे बिकते हैं बाहर बाजार में, ठीक है, उनके लिए उनका शिकार किया जाता है अवैध, उससे हम उनको बचा सकते हैं एक्सी2 कंजर्वेशन अगर अपन कर लें। ठीक है, तो दो चीज़ों से हमने बचा लिया, एक प्रीडेशन से और दूसरा पोचिंग से। ठीक है, उसके अलावा जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, genetic diversity of the population can be measured
जब हम एक्स सिटू कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है, तो हमें ये तो पता ही होगा कि कौन से कितने ऑर्गेनिजम्स को हमने कंजर्व करके रखा हुआ है। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन की, वो भी क्या की जा सकती है, यहाँ पे मीजर की जा सकती है, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनको हमने कंजर्व किया हुआ है उनका नंबर हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मीजर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या एडवांटेजेस हैं। तीसरा अपन अगर बात करें तो जो मॉडर्न रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज है, या टेक्नोलॉजीज है, स्ट्रेटजीज या टेक्नोलॉजीज कैन इंक्रीज the chance of reproductive success. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है, जैसे जो अगर हम नेचुरल कंडीशन में बात करें तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो होती है वो थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए सबसे पहले तो जो गैमीट्स हैं उनका वाइबल होना ज़रूरी है। अगर गैमीट्स वाइबल है भी तो भी जो मतलब लाखों स्पर्म होते हैं उनमें से कुछ एक स्पर्म ही जाके क्या कर पाते हैं, एग के ऊपर फ्यूज़न कर पाते हैं। ठीक है, और अगर वो स्पर्म भी डिफेक्टिव निकल गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो जाइगोट क्या हो जाएगा, अनवाइबल, नॉन वाइबल। ठीक है, वाइबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा जो है रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो इस क्या करें हम, जो मतलब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ जो हमने बनाई हुई है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो बनाई हुई है, उन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से हम क्या करते हैं, फिर जो मतलब सबसे अच्छा वाला स्पर्म को अलग से कर लेंगे, अलग कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि इसके अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ऐसे टाइप का स्पर्म हम टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, एग को अलग करेंगे, एक हेल्दी मदर और हेल्दी फादर से स्पर्म और ओवम कलेक्ट कर लेंगे। टोटल मिला के बात ये है। ठीक है, और फिर उनको हम क्या करेंगे, फ्यूज़ करवा करके, और जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस पहले कम थी उसको हम टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो बना करके और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टेक्निक्स को काम में लेकर के हम जो है रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और अपन बात करें जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी bred increase the number if endangered. अगर कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज है तो उसके क्या होगा कि उसके एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या हुआ कि उसके जो पॉपुलेशन में जो मेंबर्स का नंबर है वो थोड़ा कम है। ठीक है, तो मेंबर्स का नंबर कम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, जो एक्स2 कंजर्वेशन हमने किया हुआ है उसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ में लेते हुए उनके नंबर को भी इंक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट ब्रीड होती है उनकी, उन ब्रीड में से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका नंबर क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए उसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल रखा है हमने। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा और जैसे रिसर्च इनटू रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी
रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, research into reproductive physiology, lifestyle and ecology of an endangered species जो है हम क्या कर सकते हैं, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लाइफ स्टाइल को समझना पड़ेगा, उसकी जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा, एंड जो वहाँ पर जहाँ पर वो रह रहा है, ठीक है, उस इकोलॉजी को, उस इकोसिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब को समझने का काम हम कब कर सकते हैं, जब मतलब एक्स-सिटू कंजर्वेशन में अगर हम उसको रखते हैं तो हम क्या है उसके ऊपर डिफरेंट इकोसिस्टम को अप्लाई करके देखते हैं कि वो कौन से वाला जो इकोसिस्टम है उसके अंदर सबसे बेस्ट ग्रो कर पाएगा। ठीक है, इकोसिस्टम कितना उसको टेम्परेचर चाहिए, कितना उसको वाटर वाली कंडीशन चाहिए, ठीक है, और कितना वो सूखे को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, फूड कितना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारे जो है हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन में जब उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं, ह्यूमन सुपरविजन में रखते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, इकोलॉजी को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं कि इनकी रिप्रोडक्टिव जो फिजियोलॉजी है वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, उसके अलावा लाइफस्टाइल को स्टडी कर सकते हैं कि इनका लाइफस्टाइल क्या है। ये सारे के सारे जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अगर वो हमारी एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंदर आती है तो। ठीक है, ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, conservation site can be used as attraction to raise funds for further conservation efforts। जैसे जो है हमें कोई कंजर्वेशन एफर्ट करना है, ठीक है, किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। ठीक है, तो उसको कंजर्व करने के लिए ना हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो रिसोर्सेज जो है वो फोकट में या फ्री में तो आते नहीं हैं, उनके तो पैसे जो लगेंगे, उनके लिए चाहिए फंड्स। अब वो फंड्स जो है उनको हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वो कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, तो वो फंड्स जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर एक्स-सिटू कंजर्वेशन हमने किया हुआ है ना, तो हम क्या है कि वहाँ पे टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट करेंगे लोगों को कि टूर के लिए यहाँ पर आइए, एजुकेशनल टूर पे आइए और क्या करिए, यहाँ पे मतलब जो वाइल्ड लाइफ जो है उसको देखिए, और जो थोड़ा बहुत उससे फंड हमें मिलेगा उसको हम क्या कर लेंगे, कंजर्वेशन एफर्ट्स में यूज़ में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन को अगर करते हैं तो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और जो है कंजर्वेशन साइट को हम एजुकेशन के लिए भी यूज में ले सकते हैं कंजर्वेशन साइट को। जैसे कि हमने अभी बोला, अट्रैक्ट करके, किसको अट्रैक्ट करके, जो भी स्टडी करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, उसको हम अट्रैक्ट करके यहाँ पर जो फंड उससे मिलेगा उसको हम कंजर्वेशन एफर्ट्स में डाल देंगे। तो जो कंजर्वेशन साइट्स है कंजर्वेशन साइट्स कैन बी यूज्ड for education। फॉर एजुकेशन के लिए भी कंजर्वेशन साइट्स को हम यूज में ले सकते हैं। तो ये सारे हो गए क्या, आपने जो एक्स-सिटू कंजर्वेशन है उसके एडवांटेजेस की बात की है अभी तक तो हमने,
कि इतने सारे एडवांटेजेस हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हो गए, जैसे जैसे अपन बात करें अरे छोटा हो जाओ भाई, जिस जो है हमारे एडवांटेजेस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला तो एडवांटेज क्या हो गया कि उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रेडेशन से एंड पोचिंग से, अवैध शिकार और शिकार से, ठीक है, दोनों से बचा सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका मेजरमेंट हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितने सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया हुआ है, कंजर्व किया हुआ है, ठीक है, तो वो हो गया। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो जो मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ है उसको हम यूज़ में लेकर के रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ा सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो जो जैसे एंडेंजर्ड कोई स्पीसीज़ है, ठीक है, तो उसका नंबर हमें बढ़ाना है तो हम वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो जैसे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को हमें स्टडी करना है किसी ऑर्गेनिज्म की, या उसके लाइफ स्टाइल को देखना है, या हमें क्या करना है, रिसर्च करनी है कि वो इकोसिस्टम जो है जिस इकोलॉजी में वो रह रहा है वो कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, कितना क्या मतलब उसकी बॉडी जो है एनवायरनमेंट कौन सी वाली कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्ट है, ठीक है, तो वो सारी स्टडी हम कर सकते हैं। जो कंजर्वेशन साइट्स है उनको अट्रैक्शन के लिए यूज़ में ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूरिज्म के लिए, जैसे टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट करेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम फंड्स को इकट्ठा करके कंजर्वेशन एफर्ट्स में और डाल सकते हैं, और एजुकेशन के लिए भी हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए अपने एडवांटेजेस कि जो अपनी एक्स-टू कंजर्वेशन है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हुए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। Disadvantages of ex-situ conservation. ex-situ कंजर्वेशन। अभी तक तो हमने क्या बात की थी कि एडवांटेजेस क्या क्या है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस की अपन अगर बात करें तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है द ऑर्गेनिज्म the organisms are living outside their habitat, living outside their natural habitat, natural habitat। सबसे पहला तो डिसएडवांटेज क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहाँ रख रहे हैं, उसके नेचुरल हैबिटाट में ना रख करके ऐसे हैबिटाट में रख रहे हैं जो उसके नेचुरल हैबिटाट से मिलता जुलता है बट नेचुरल हैबिटाट नहीं है। तो ऐसा सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही हो गया कि उसको हम नेचुरल हैबिटाट से उसके दूर करके रख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा अपन बात करें तो जो न्यूट्रिशन इश्यूज जो है वो भी उठ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम न्यूट्रिशन कैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन इश्यूज भी आ सकते हैं अगर उसको नेचुरल हैबिटाट में नहीं रखा हुआ है हमने, उसको ex-situ कंजर्वेशन में रखा हुआ है, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन इश्यूज तो आना बहुत ही सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन इशू तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आएगा ही, न्यूट्रिशन इशू आ गया, न्यूट्रिशन इश्यू में रेज, न्यूट्रिशन इशू भी आ सकता है, ठीक है। और जैसे कलेक्ट सर्वाइवल कंडीशन
कलेक्ट सर्वाइवल कंडीशंस मे डिफिकल्ट टू अचीव, मे डिफिकल्ट टू अचीव। जैसे अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने के लिए हम उसके सर्वाइवल के लायक कंडीशन को अचीव करना चाहते हैं, तो कभी कभी तो होगा कि हाँ अचीव कर ले, बट कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अचीव ही ना हो। ठीक है, तो ऐसी सर्वाइवल कंडीशंस अचीव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो एक तो ये वाला भी क्या हो गया, इसका एक डिसएडवांटेज कि वो हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, और साथ के साथ में ये कैसी है, एक्सपेंसिव मेथड है टू मेंटेन। एक्सिटू कंजर्वेशन में जो है ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। तो ये वाले जो मेथड है ये थोड़े से क्या है, ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो इसको हम क्या करते हैं, मतलब ये बहुत ही कम यूज़ में लेने लायक है, इतना ज़्यादा यूज़ में लेने लायक नहीं है। ये इसी कंडीशन में यूज़ में आ सकते हैं जब ऑर्गेनिज्म जो है बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच जाए या एंडेंजर्ड स्पीसीज हो जाए, बिल्कुल जब हमें बचाना ही हो उसको, तो हम एक्सिटू कंजर्वेशन की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई इनको। ये तो बात हो गई किसकी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन की। ठीक है, ये तो बात की अपन ने सारी एक्सिटू और इंसिटू कंजर्वेशन की, और उसके बारे में एक्सिटू कंजर्वेशन के जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं उनकी। इसके बाद अपन बात करते हैं जो एक्सिटू कंजर्वेशन है उसके और कुछ भी मेथड हो सकते हैं क्या, अदर मेथड। अदर मेथड है जैसे एक तो हो गया अपना कैप्टिव ब्रीडिंग। सबसे पहला अपन अगर लें तो सबसे दूसरा अदर मेथड में कैप्टिव ब्रीडिंग। कैसे वर्क करती है एक्सिटू कंजर्वेशन, तो सबसे पहला तो हो गया अपना कैप्टिव ब्रीडिंग। इसको एक नाम और बोल सकते हैं अपन क्या, ऑल्सो नोन एज कैप्टिव प्रोपेगेशन। इसको एक नाम और बोल सकते हैं क्या, ऑल्सो नोन एज कैप्टिव प्रोपेगेशन। कैपेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये जो है कैपेटिव प्रोपेगेशन या कैपेटिव ब्रीडिंग, ये क्या प्रोसेस है, तो ये वाली जो प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस of keeping rare and threatened species. Rare and threatened species of plants and animals. ठीक है, एक तो ये क्या हो सकती है कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो रेयर और थ्रेटेंड स्पीसीज है, प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, उनको हम क्या है कीप करने का यानी बचाने का काम करते हैं एक तरह से। ठीक है, थ्रेटेंड स्पीसीज है या रेयर स्पीसीज है, उनको हम रखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कैपेटिव ब्रीडिंग के थ्रू। सबसे पहला तो ये हो गया। ठीक है, कैसे करते हैं, एक मिनट, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स in controlled environment such as
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या वाइल्ड लाइफ रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, एक्जूज या बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, ठीक है। या और क्या हो सकते हैं, एंड अदर कंजर्वेशन फैसिलिटीज, एंड अदर फैसिलिटीज, या क्या बोल सकते हैं, अदर कंजर्वेशन मेथड ले लेते हैं, अदर कंजर्वेशन मेथड्स, ठीक है। अदर जो कंजर्वेशन मेथड्स आ रहे हैं, सब में क्या कर सकते हैं, इनके कंट्रोल में जो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो है, इन सारे के सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में हम इनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं कैपेटिव ब्रीडिंग के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या है, तो इट्स ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म of biodiversity conservation. Biodiversity conservation बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ये, ठीक है। इसके अलावा और ये इट इंक्लूड्स स्पीसीज केयर। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, स्पीसीज केयर, स्पीसीज की केयर को इंक्लूड करती है। दूसरा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या क्या इंक्लूड करती है, इट इंक्लूड्स स्पीसीज केयर, मेंटेनेंस, ठीक है, बाय ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, बाय ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और क्या, जैसे इन कैपेटिव ब्रीडिंग birds and animals are released in wildlife sanctuaries and national parks in a proper age. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। कैपेटिव ब्रीडिंग में हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या दूसरा नाम है इसका, कैपेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो स्पीसीज़ है उसके नंबर को, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उसके नंबर को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखते हुए आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से हम जो है
स्पीसीज़ के पॉपुलेशन का बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, जो रेयर और थ्रेटेंड स्पीसीज़ होती है ना एनिमल्स और प्लांट्स की, उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हुए जैसे वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो होते हैं वहाँ पर रखते हैं, जैसे जूज हो गए, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए एंड अदर कंजर्वेशन मेथड्स हो गए। ठीक है, और उनके जितने भी अदर जो कंजर्वेशन मेथड्स है, जैसे जूज हो गया, एक तो बोटेनिकल गार्डन हो गया, इनके अलावा जो भी पाए जा रहे हैं जीन बैंक्स वगैरह, वो सारे के सारे जो है उनके अंदर जो है कंट्रोल एनवायरनमेंट में थ्रेटेंड एंड रेयर स्पीसीज़ को हम रखते हैं। ठीक है, उनको रख करके वहाँ पर उनके नंबर को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, इस जो ये जो है ये वाला जो कैपेटिव ब्रीडिंग जो है इसको अपन और क्या बोलते हैं, जैसे ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ये, एक क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करते हैं। इसमें क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड की गई है, तो एक तो स्पीसीज़ की केयर करना, जैसे किसी स्पीसीज़ को हम ले तो गए बट उसकी केयर करना भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी केयर ही नहीं करेंगे तो उसको जो है अपने हैबिटाट जैसा एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, तो उसको उसके जैसा एनवायरनमेंट उसका जो हैबिटाट था, नेचुरल हैबिटाट था, उसके जैसा उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, उसको फूड प्रोवाइड करवाना, उसके साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ठीक है, वाटर वगैरह सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें जो है स्पीसीज़ केयर में आ गई। उसके अलावा मेंटेनेंस, जितना भी खर्चा वगैरह चाहिए वो सारी चीज़ें देखना किसके थ्रू होगा, तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के थ्रू होना। जैसे कि हमने जो इन सिटू कंजर्वेशन पढ़ा था वहाँ पर हमने पढ़ा, जैसे नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है, वो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कहीं पर भी जो है ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं था। हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व में हम जरूर ट्रांजिशनल जोन में जो है ह्यूमन इंटरफेयर को अलाउ कर रहे थे, बाकी और जो बीच वाला कोर जोन और बफर जोन था वहाँ पर ह्यूमन इंटरफियरेंस अलाउड नहीं थी। ठीक है, बट जो जैसे नेशनल पार्क हो गए और जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, वहाँ पर ना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अलाउड ही नहीं है तो हम वहाँ पर कैसे स्पीसीज़ को कंजर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ला करके कैपेटिव ब्रीडिंग के थ्रू जो है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के अंदर हम जो है इनको मेंटेन करते हैं, स्पीसीज़ की केयर करते हैं। ठीक है, और कैपेटिव ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको पहले तो क्या करेंगे, वहाँ से लेके आएंगे उनके नेचुरल हैबिटाट से। ठीक है, उनको पालेंगे पोसेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद जब उनकी एक प्रॉपर एज हो जाएगी कि हाँ अब ये सर्वाइव कर सकता है, अब इसको अगर कहीं पर भी छोड़ा जाए तो वहाँ पर जाके सर्वाइव कर सकता है, ऐसी कंडीशन में जब वो आ जाएगा तो उसको जो है अपने नेचुरल हैबिटाट में ले जा करके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको नेचुरल हैबिटाट में ले जाकर छोड़ देते हैं। ये सारे काम जो है हम कैपेटिव ब्रीडिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक, इसके बाद अपन अगर बात करें, दूसरा जो मेथड है अपना वो है ट्रांसलोकेशन एंड री इंट्रोडक्शन। ट्रांसलोकेशन एंड री इंट्रोडक्शन दूसरा मेथड हो गया अपना ट्रांसलोकेशन एंड री इंट्रोडक्शन। री इंट्रोडक्शन, ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्पीसीज को वहाँ से ट्रांसलोकेट करेंगे जहाँ पर उसका नेचुरल हैबिटाट है, और फिर उसको री इंट्रोड्यूस कर देंगे जब उनका जो है नंबर अच्छा खासा बढ़ जाएगा, तब उनको क्या कर देंगे, वापस से री इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो एक तो वहाँ से ट्रांसलोकेट करना और फिर वहाँ से वापस से उसको री इंट्रोड्यूस करना। इसमें करते क्या है हम, तो सबसे पहले जो है हम एक फॉरेस्ट बनाते हैं अलग से, बाय डिगिंग अप the wall of trees
on the solitary foothill on the solitary foothill foothills solitary foothills, they are transformed into a proper habitat just as that habitat is transformed into a small forest. ठीक है, सबसे पहला तो हमने क्या काम किया कि एक जो फुट हिल है उसको चूज किया। सबसे पहले एक फुट हिल को चूज किया, ठीक है, और उस फुट हिल को चूज करके हमने जो है वहां पर एक ट्रीज की वॉल बनाई, ठीक है। वॉल बना करके, ट्रीज की वॉल बनाने से मतलब है वहां पर बहुत सारे ट्रीज को हमने खड़ा किया, और ट्रीज की वॉल बना करके जो है इस प्लेस को, इस फुट हिल को जो है, इस प्रॉपर हैबिटाट को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एज ए स्मॉल फॉरेस्ट। जैसे ये क्या हो, एक स्मॉल फॉरेस्ट हो, ऐसा हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। ऐसा ट्रांसफॉर्म करने से क्या होगा, जो नया अब जिस स्पीसीज को हम कंजर्व करना चाहते हैं उसको जो है नेचुरल हैबिटाट जैसा यहाँ पर माहौल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं, स्मॉल फॉरेस्ट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट is stocked with species translocated from the habitat. फ्रॉम दी हैबिटाट, जो स्पीसीज हमने ट्रांसलोकेट की है किसी एक पर्टिकुलर हैबिटाट से, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। यहाँ पर जो है फॉरेस्ट के अंदर, ये जो स्मॉल फॉरेस्ट हमने बनाया है, इस फॉरेस्ट में सारे के सारे स्पीसीज जो है उन स्पीसीज को क्या कर देंगे, यहाँ पर बसा देंगे, स्टॉक कर देंगे उनका, ठीक है। स्टॉक यहाँ पर उन सारी स्पीसीज का बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट इज स्टॉक्ड हो गया। उसके बाद this is a suitable plant to conserve a species this is a suitable plant to conserve a species where humans
humans remain a threat to the ecosystem, ठीक है। ये जो है इस प्लान के थ्रू हम उन स्पीसीज़ को कंजर्व कर सकते हैं जो कि जिन स्पीसीज़ जो है वो वहाँ रहती है, वो ये सारी की सारी स्पीसीज़ वहाँ रहती है जहाँ पर जो है ह्यूमन जो है वो मेन थ्रीट बना हुआ है, उनके लिए मेन प्रॉब्लम बना हुआ है कौन? ह्यूमन। उनका जो इकोसिस्टम है उसको बर्बाद करने के लगा हुआ है ह्यूमन। तो उन स्पीसीज़ जो है उनको हम क्या कर सकते हैं? कंजर्व करने के लिए ऐसे वाले प्लान को यूज़ में ले सकते हैं। वहाँ से स्पीसीज़ को हटाएंगे और वहाँ से हटा करके क्या करेंगे? उनको एक छोटे से जंगल बना करके उसके अंदर पहले कंजर्व करेंगे, उनका नंबर बढ़ाएंगे, उनका नंबर बढ़ाने के बाद जो है उनको वापस से रीइंट्रोड्यूस करवा देंगे। जब एक प्रॉपर एज में वो आ जाएंगे तब उनको वापस से रीइंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और क्या कर सकते हैं? पहले तो हमने अभी तक तो क्या किया? इनको हटाया है, ट्रांसलोकेट किया है। अगले में देखते हैं रीइंट्रोडक्शन ऑफ दीज स्पीसीज reintroduction of these species to their original habitat should be properly planned, should be properly planned as this is the basis this is the basis on which animals should be translocated. Animals should be translocated. शुड बी ट्रांसलोकेटेड, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम? जो जितने भी ऑर्गेनिज्म को हम पहले वापस से क्या लेके आएंगे? ट्रांसलोकेट करेंगे, ठीक है। और वहाँ से जैसे नेचुरल हैबिटाट था वहाँ से हमने क्या किया? स्पीसीज़ को उठाया और वहाँ से ले जा करके स्मॉल फॉरेस्ट एक बनाया हुआ है, उस स्मॉल फॉरेस्ट में हमने इनको क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। वहाँ पर इंट्रोड्यूस करके हमने थोड़े टाइम के लिए इनको वहाँ पर अपनी जनसंख्या को बढ़ाने दिया, ठीक है। वहाँ जनसंख्या जैसे ये बढ़ाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनका जैसे कोई एक प्रॉपर एज में, जो इनके स्मॉल इंडिविजुअल्स हैं उनको एक प्रॉपर एज में कि हाँ अब ये बड़े हो चुके हैं, अब ये सर्वाइव करने लायक हो गए हैं, तब उनको क्या करेंगे? ले जा करके वापस के उनके नेचुरल हैबिटाट जो है वहाँ पर ले जाके उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बट ऐसे थोड़ी है कि बिना किसी प्लान ही उठा करके ले गए और ले जाके छोड़ के आ गए, ऐसा थोड़ी करते हैं। सबसे पहले ना वहाँ पे ले जाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उन सारे ऑर्गेनिज्म को पहले ट्रेन भी तो करना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पर ऐसी नेचुरल कंडीशंस आपको मिलने वाली है, वहाँ पर ऐसी नेचुरल कंडीशन से आपको डील करना होगा, ठीक है। तो उनको उन वाली नेचुरल कंडीशन से डील करने के लायक बनाया जाता है
और जो ऑर्गेनिज्म फिट हो जाता है, जो ऑर्गेनिज्म फिट हो जाता है, जो उस नेचुरल कंडीशन में जाने लायक हो गया है, उस एनिमल को ले जाएंगे और ले जा करके वापस कहाँ छोड़ कर जाएंगे, उसके नेचुरल हैबिटाट में। जो अभी ट्रेन नहीं हुआ है, ट्रेंड नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, अभी तक वहीं रखेंगे जहाँ पर वो है, ठीक है। वहाँ पर रखते हुए उसको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर, फिर उसको ले जा करके वापस वहाँ पे छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग करवा करके पूरा एक प्लान्ड वे में सब कुछ हम करते हैं, ठीक है। सारा काम हम करते हैं, री इंट्रोडक्शन वाला काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो सारा हो गया अपना ये वाला काम। इसके अलावा और क्या, जैसे कंजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड री इंट्रोडक्शन, कंजर्वेशन एंड री इंट्रोडक्शन या रिस्टोरेशन या restoration of species occurs in ecosystem outside protected areas. आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उस एरिया से अलग, उस एरिया के बाहर जो है, हम ये वापस से कंजर्वेशन एंड री इंट्रोडक्शन, रिस्टोरेशन, ये सारे प्रोसेस जो है हम एक प्रोटेक्टेड एरिया जो है इकोसिस्टम का, उसके आउटसाइड करते हैं सारा का सारा काम, ठीक है। द गोल of this process are goals of this process are improve the structure, to improve the structure, comma function, structure, function, diversity, and dynamics, of specified ecosystem. Specified ecosystem, ठीक है। तो ये स्पेसिफाइड जो इकोसिस्टम है उसके जो प्रोसेसेस है, जैसे कि स्ट्रक्चर, फंक्शन, डाइवर्सिटी, डायनेमिक्स, इन सारे की सारी चीज़ों को हम इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसलोकेशन एंड री इंट्रोडक्शन वाली प्रोसेस है उसको हम काम में ले सकते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम की ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा जैसे अगली अपन बात करें, द कन्वेंशन on international trade
in endangered species, या इसको अपन ना पूरे को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं CITES, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पूरे को बोल देते हैं CITES। ठीक है, ये जो CITES है, ये जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुआ? तो वॉज स्टैब्लिश्ड in 1973 for the protection of species along with UNEP, United Nations Environmental Program, United Nations Environmental Programs। UNEP, ठीक है, इसके साथ मिल करके जो है ये क्या करती है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है ये UNEP के साथ मिल करके जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके ट्रेड को रोकने का काम करती है। ठीक है, उनके ट्रेड को रोकने का काम करता है। कौन सी वाली स्पीसीज? अगर हम बात कर ले पूरी तो दोज स्पीसीज has been established in CITES, which is under the control of international trade, which is under the control of international trade। इंटरनेशनल ट्रेड वो वाले सारे के सारे स्पीसीज जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत आती है, के कंट्रोल में आती है, उन सारे स्पीसीज को जो है CITES के अंडर रखा गया है, के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर इस्टेब्लिश कर दिया हमने। ठीक है, इसके अलावा सच organisms have been placed in appendix first, in which 406 animals and 146 plant species. Plants are
लिस्टेड। ठीक है, अगर अपन बात करें पहले तो अपन बात कर लेते हैं रे इंट्रोडक्शन जो है अपन ने कैसे किया। रे इंट्रोडक्शन जो है उसके लिए हमने क्या किया, प्रॉपर प्लानिंग की है, और प्लानिंग करने के बाद उन स्पीसीज को हम वापस ले जा करके री इंट्रोड्यूस करवा के आ रहे हैं। ठीक है, ये तो आ गई अपनी प्लानिंग की। इसके बाद जो कंजर्वेशन एंड री इंट्रोडक्शन जो है स्पीसीज का, वो हम कहाँ पर करते हैं, ये सारा का सारा प्रोग्राम कहाँ पर चलाते हैं। तो जो अपना इकोसिस्टम के बाहर वाला जो प्रोटेक्टेड एरिया जो है इकोसिस्टम का, उसके बाहर का जो रीजन है वहाँ पर ले जा करके हम ये सारा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ से ही तो हम उस स्पीसीज को कलेक्ट करेंगे ताकि जो अंदर वाला इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो वहाँ से हम उस स्पीसीज को कलेक्ट करेंगे और फिर उसको ले जा करके वहीं पर री इंट्रोड्यूस करवा करके आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा हो गया। इसके बाद जो गोल है ना, मेन गोल, वो क्या है इसका, इसकी स्ट्रक्चर, जो इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम का फंक्शन है, ठीक है, डाइवर्सिटी है, डायनेमिक्स है, इन सारे के सारे जो इकोसिस्टम की जो स्पेसिफिक करेक्टर्स है, ये सारे के सारे इनको हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू, ट्रांसलोकेशन एंड री इंट्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारा हो गया। इसके अलावा एक साइट बनाई हुई है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया है। जो कन्वेंशन जो है, एक कन्वेंशन इस्टेब्लिश किया गया है। कब इस्टेब्लिश किया गया, 1973 में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इसमें जो है स्पीसीज को प्रोटेक्शन करने के लिए जो स्पीसीज है उसके लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये जो प्रोग्राम है साइट या CITES, ठीक है, ये जो है ये एक दूसरी यूनिट के साथ मिल करके काम करता है, एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के साथ मिलकर काम करता है, जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है इसके साथ मिल करके अपना जो प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज है उस टाइप के जो फंक्शंस हैं उनको अंजाम देने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन बात करें कि जो ये साइट है CITES है, ठीक है, सिटीज, इसके अंडर जो है कंट्रोल्ड वो वाली स्पीसीज जो सारी की सारी कंट्रोल में रखी गई है, इंटरनेशनल ट्रेड के कंट्रोल में आती है, उन सारी स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। और ये वाली जो स्पीसीज है जो इंटरनेशनल ट्रेड के कंट्रोल में आती है, ठीक है, उन सारी स्पीसीज को कहाँ पर रखा गया है, उनको भी अपेंडिक्स फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अपेंडिक्स फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। ये तो हो गई अपेंडिक्स फर्स्ट की बात। अगर हमें ढंग से समझना है तो हम देखेंगे अपेंडिक्स सेकंड को। ठीक है, अपेंडिक्स सेकंड को देख लेते हैं। अपेंडिक्स फर्स्ट में तो ये रखे गए हैं सारे के सारे, ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड में आते हैं। अपेंडिक्स सेकंड में कौन से आते हैं, अपेंडिक्स सेकंड में लगभग 2500 एनिमल्स लिस्टेड, 2500 एनिमल्स एंड लगभग 25,000 25,000 प्लांट्स जो है इनके अंतर्गत अपेंडिक्स सेकंड के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं, इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिनका डिस्ट्रक्टिव फंक्शन या एक्सप्लॉइटेशन प्रिवेंट किया गया है। Destructive exploitation exploitations are prevented। ठीक है, अपेंडिक्स फर्स्ट में तो कौन से वालों को रखा गया है, जिनका ट्रेड किया जा सकता है और इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, उन सारे इस ऑर्गेनिज्म को तो हमने रख दिया अपेंडिक्स फर्स्ट के अंदर। ठीक है, और जिनका ट्रेड नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जा सकता, जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है, मतलब बहुत ही रेयर पाए जा रहे हैं उनके ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उन सारों को रख देते हैं हम अपेंडिक्स सेकंड में।
अपेंडिक्स सेकंड में, अपेंडिक्स सेकंड में कितने एनिमल्स, लगभग 2500 जो है एनिमल्स हो गए और 25,000 जो है वो हो गए अपने प्लांट्स। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो ये आज जो है हमने जो हमारा प्रोस्पेक्टिव, मॉलिक्यूलर प्रोस्पेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन था, उस टॉपिक को आज हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो आज अपना ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद जो है अपन अगला जो टॉपिक है वो देखेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।